जहां चाह है वहां राह है। ये हमने अक्सर सुना है। आज हम आपको इसका उदाहरण भी देंगे कि अगर आप गिर रहे हैं तो फिर से उठिए, अगर फिर गिर गए तो फिर से उठिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप लंबी रेस दौड़ लेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सैयद हुसैन जी हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। अच्छा, ये एग्जाम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसे क्रैक करने वाला देश की किसी न किसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में और देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। 5वां अटेम्प्ट था इनका, जब इन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई कर यूपीएससी का एग्जाम पास किया। इसके बाद इनके पास एक और अटेम्प्ट बचा था, लेकिन इन्होंने 5 अटेम्प्ट में पूरी कर ली। मैं आपको इससे पहले एक और चीज दिखाऊंगा। ये आपको जो छोटा सा निवास दिखाई दे रहा है, ये इनका घर है। यहीं पर इनका पूरा परिवार रहता है। थोड़ी सी जगह पर सोते हैं, और जहां पर मैं बैठा हूं ये इनका स्टडी रूम हुआ करता था, यहीं पढ़ते थे। बुक्स देख सकते हैं, कुछ बुक्स अभी भी हैं। और ये जो आपको छोटी सी कुर्सी नजर आ रही है, मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। इसी पर बुक्स रखकर, ऐसे ही पलथी मारकर, दिन रात एक कर इन्होंने पढ़ाई की, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। आपने 5वें अटेम्प्ट में क्लियर किया। कितनी कठिनाइयां आती थी? पिताजी क्या करते थे? कैसे घर चलता था? फाइनेंशियली तो इतना स्ट्रेस मुझे कभी मालूम होने नहीं दिया घर वालों ने। एक्चुअली मैं डैडी तो डॉग्स में काम करते थे। डैडी की पगार तो कम है, लेकिन उसमें काफ़ी घर का काम चल जाता था। मेरे 2 भाई भी हैं, एक बहन भी है, तो वो लोग सब सपोर्ट कर देते। भले ही हमारा मकान कच्चा है, लेकिन हमारे रिश्ते बहुत पक्के हैं। फैमिली ने कभी मुझे मालूम नहीं होने दिया कि बहुत फाइनेंशियल इशू है। भाई बहन लोग कुछ ना कुछ करके शुरू के 2 साल काफ़ी सस्टेन किए। और डैडी काफ़ी विजनरी थे। डैडी को जब पता चल गया था कि मैंने कॉलेज में कहा था कि मुझे यूपीएससी करना है, डैडी अपनी पगार में से कुछ ना कुछ सेविंग कर रहे थे। डैडी ने कुछ 70-80,000 मेरे लिए सेव करके रखा था। तो जब मालूम पड़ा कि यूपीएससी में यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, घर पे पढ़ता था यहीं बैठ के, तो सुकून तो मिलता था, हवा अच्छी आती थी, लेकिन आवाज़ बहुत होती थी। हमारा ट्रांसपोर्ट का एरिया है, तो टेम्पो, ट्रक, लॉरीज वगैरह दिन भर खाली होती थी, तो आवाज़ बहुत होती थी। तो मैं गार्डन्स वगैरह में पढ़ता था। हमारे यहाँ पे सीताराम गार्डन्स वगैरह है, गार्डन्स की लाइब्रेरी है, कभी ये गार्डन, कभी वो गार्डन, कभी वाचनालय में बैठ के। तो वो अनसस्टेनेबल लगा मुझे लगा ये प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। मैं अपने आपको बहुत दिलासा दे रहा हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक्चुअल मुझे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अब्बा को आगे कहा कि अब्बा मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो डैडी ने कहा था कि बेटा तेरे लिए सेविंग रखा था, तो डैडी ने पूरी सेविंग कोचिंग में भर दी एक साथ। और फिर वहाँ पे जाके मेरी रियल पढ़ाई शुरू हुई। वो कोचिंग लेने के बाद पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकल गया, फिर दिल्ली गया, वहाँ पे थोड़ा आइडिया आया, फिर इसमें लगा रहा। 1-2 साल के बाद लगा कि घर पे से पैसे मांगने मुझे खुद को नहीं अच्छे लग रहा था कि बोला अभी इतनी एज हो गई है, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया यूपीएससी के। क्या पढ़ाते थे आप? मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। अक्सर चीज़ें पढ़ा लेता हूँ, साइंस एक्सेप्ट साइंस। अक्सर चीज़ें मेरी ओवरऑल पढ़ा, आई कैन एक्सप्लेन पीपल बेटर। तो वो पढ़ा के बहुत जगहों पे जो कोचिंग्स वगैरह होती है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एकेडमीज़ होती है, वहाँ पे आई यूज़ टू टीच देम। और वहाँ पे बेसिकली पैसे भी मिलते थे थोड़े बहुत, जितने मेरा खर्चा निकल जाए, और मेरी पढ़ाई भी रिवीजन होता रहता था चीज़ों का। मतलब बच्चों को पढ़ा के रिवीजन हो जाता था? पढ़ा के रिवीजन हो जाता। और बच्चे जो नए होते हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे सवाल पूछते हैं, तो उनके सवालों की वजह से हमारी और डीप रीडिंग हो जाती थी उन चीज़ों की। तो वो एक फ़ायदा भी हुआ। और बच्चों को पढ़ाने की वजह से जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स थी, मोस्टली साउथ में जाता था पढ़ाने बच्चों को, तो इंग्लिश में पढ़ाता था, तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे से, मतलब वोकेबुलरी वास्ट हो गई, तो वो इंटरव्यू में फ़ायदा किया और एक्सप्लेन। तो इसलिए इंटरव्यू में मुझे 190 मार्क्स मिले हैं। लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ने पर आगे दिक्कत होती है। आपकी कौन सी मीडियम से पढ़ाई हुई है? मेरी कॉन्वेंट से पढ़ाई हुई है, सेंट जोसेफ स्कूल है। हाँ। डोंगरी पे कॉन्वेंट स्कूल है मेरी। बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से हुई है। थोड़ा फ़ायदा होता है हिंदी वाले बच्चों को, तो अभी मतलब मटेरियल का बस इशू होता है कि जितना वास्ट मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल है, उतना कोई और रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अभी बहुत सारे कोचिंग्स वाले एफर्ट कर रहे हैं, और बहुत सा सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी है। इस साल आकिब खान है मेवात के, हमारे साथ ही पढ़ने वाले, उन्होंने भी हिंदी माध्यम से निकाला ये एग्ज़ाम। तो ये अच्छा प्रूफ है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती अगर जज्बा आपके पास है तो। आप कितने घंटे रोज पढ़ाई पर देते थे? क्योंकि देखिए, आपका इंटरव्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो लोग यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से आइडियल हैं, क्योंकि आप लोगों ने सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है। तो लोगों को आप बताइए कि कैसा आपकी स्टडी का शेड्यूल हुआ करता था? कितने घंटे आप अपने बुक्स के साथ स्पेंड करते थे?
बेसिकली स्टडी का शुरू में जब स्टडी करने लगा था तो बहुत लगते थे, 14-15 घंटे की ट्राई करता था स्टडी करने की, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं थी। तो एक 11-12 घंटे का शुरू में शेड्यूल बनाया, शुरू के 2-3 साल में लगे टाइम। बस एक बार जब अप्रोच आ गया तैयारी का कि इस तरह की तैयारी की जा सकती है, फिर टाइम कम हो गया था, 7-8 से 9-10 घंटे पड़ता था, 5-5 घंटे के स्लॉट में यूजुअली के डिवाइड करके टाइम को, और उसमें चीज़ें मैनेज हो जाती थी क्योंकि बाद में पढ़ाना पड़ता था बच्चों को। लेकिन स्टडी का एग्ज़ाम आने के करीब उसको 14-15 आवर्स तक, 16 आवर्स तक लेके जाना पड़ता था स्टडीज़ को, और कोई टाइम टेबल नहीं था स्टडीज़ का। मैं खाने और सोने का बनाता था टाइम टेबल कि इतना टाइम पे खाना है और इतने घंटे सोना है, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई कर रही है। 10th 12th का कैसे आपका मार्क्स थे? 12th में मैं आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट। 10th में तो ऐसा था कि घर वालों को लगा भी नहीं था कि मैं पास होऊंगा, तो बहुत से लोग तो पहले कंफर्म कर रहे थे पास हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा 60% आ गए, तो बोले चलो कम से कम पास तो हो गया। आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट इन 10th एंड 12th। 12th में फिर मेरा लगा यूपीएससी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था कि 12th में करना चाहिए यूपीएससी। थोड़ा पढ़ाई किया था, कॉमर्स मुझे काफ़ी सूट हुआ, इंटरेस्टिंग लगा, तो 72% आए थे अंजुमन इस्लाम कॉलेज में। वहाँ से एल्फिस्टन कॉलेज किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सर्कल मिला, फ्रेंड्स मिले, और यूपीएससी का थोड़ा सा एक फहम आया है कि इस तरह करना है। तो कॉलेज में आई स्कोर 86%, तो फिर वहाँ से मेरा बढ़ते गया, और फाइनली फिर यूपीएससी के भी करीब जाते गया, और 5th अटेम्प्ट में हो गया। 5 अटेम्प्ट दिया, कहाँ तक आप पहुंचे थे? पहले अटेम्प्ट में कहाँ पहुंचे, सेकंड अटेम्प्ट में कहाँ पहुंचे? जो बेसिकली मैंने कोचिंग कर ली थी और जो प्रीलिम्स का एक आइडिया आ गया था, तो 5 बार में से 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था। मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा था राइटिंग वाला सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट में कभी एक सब्जेक्ट रह जा रहा है, कभी सेकंड सब्जेक्ट रह जा रहा है। तो मैंने इस बार स्ट्रेटेजी बनाई थी, हमारे सीनियर्स से कंसल्ट किया था, हमारे फ्रेंड्स से कंसल्ट किया था, जो जामिया में हमारे जो सीनियर जो अच्छे मार्क्स ला रहे थे उनके पास बैठा था, उनसे पूछा था कि क्या स्ट्रेटेजी होती है। उन लोगों से बात करके अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाई थी इस बार, और ओवरऑल एक पर्टिकुलर एक मार्क्स स्लॉट को टारगेट करके उतना अटेम्प्ट किया था, तो ऑलमोस्ट मैं उसके नियर आ गया हूँ, तो आई एम सेटिस्फाइड। तो मेंस पहली बार हुआ है, 5वीं बार में आके। अच्छा, मेंस क्लियर हुआ, 5वीं बार में इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। हाँ। मतलब 4 बार आपका सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर होता था, मेंस ही नहीं होता था, लेकिन 5वीं बार में तीनों स्टेज आपने पार तीनों स्टेज मैंने पार कर लिया। तो ये काफ़ी मुझे लग रहा था कि अच्छा है, मेरा मेंस होने के बाद मैं इतना ही खुश था कि मेरा मेंस हो गया फाइनली। तो इंटरव्यू में खुशी इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा चले गया। तो बेसिकली यूपीएससी एक स्ट्रेटेजी वाला भी पूरी पढ़ाई है। स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। हमारे जो एक मेंटर थे जवाद काजी सर, वो हमेशा बोलते थे हमको, ये एग्ज़ाम होशियारी से नहीं तैयारी से है। हिंदी में समझाइए। कि ये एग्ज़ाम जो है होशियारी का नहीं तैयारी का है। हाँ। कि आप कितने भी होशियार हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहे हो अपने आप को, तैयारी कितनी कर रहे हो, कितना प्रिपेयर कर रहे हो खुद को एग्ज़ाम के लिए, वो मैटर करता है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाओगे तो कम टाइम में भी आपका हो जाएगा। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2 बार, 1 बार, 3 बार अटेम्प्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर वो सपना ही छोड़ देते हैं। आपने भी कईयों को देखा होगा। आप जो यंग जनरेशन है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको सच में ये एग्जाम पास करना है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मैं भी ये सलाह दूंगा कि बेसिकली फेलियर्स तो पार्ट है, लेकिन फेलियर्स तो काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो उन फेलियर्स को थैंक कहता हूँ, मेरी जो मुझे मिली है लाइफ में, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। सक्सेस से जब से हाई, उस दिन से मैंने कुछ नया नहीं सीखा है जब से मेरा रिजल्ट आया, लेकिन जब मैं फेल हुआ तब मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है कि क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी थी, क्या मुझे नहीं करना था। और फेलियर्स तो पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है। वो कहते हैं ना, सफ़र में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो। तो जो आगे बढ़ते चलते रहेगा वही कामयाब होगा। और फेलियर्स को घबराना नहीं है। अगर टेक्निकली अगर आप कोई मेरा असल में दिखाए, अब सब लोग मुझे बोल रहे कि यूपीएससी टॉपर है, 5th अटेम्प्ट ने क्लियर कर दिया, अगर असल लाइन कोई पूरी लिखे तो ऐसा बोलेगा कि 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार पास हुआ। लेकिन वो कोई नहीं बोल रहा है कि 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार पास हुआ। इसका मतलब आपकी सारी स्ट्रगल्स उड़ जाएगी अगर एक बार आप पास हो जाओगे तो वो एक बार की कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तो डगमगाना और डरना पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है, इतना टफ और इतना प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम होता है, तो उसको उस लेवल का बनाया भी है। लेकिन घबराना नहीं है, डर सबको लगता है, लेकिन जो अपने आप को संभाल के आगे बढ़ गया वही डिजर्व करता है ट्रूली, और हमको वैसा बनना है। सपना क्या है? कौन सा कैडर मिले या फिर कौन सी सर्विस मिले? किस में जाने का ड्रीम ज्यादा है? सर, जब शुरू में तैयारी शुरू की थी तब बहुत सारा इसको लेके फैंटेसाइज करते थे कि ये सर्विस चाहिए और ये कैडर चाहिए। लेकिन फिर बाद में हमने देखा हमारे फ्रेंड्स को जो सिलेक्ट हुए हमारे सामने, कि जब नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रखो कि सारी सर्विसेज अच्छी है,
देश की हमारे देश की सेवा में हमको हर जगह पे हर इम्पोर्टेंट सर्विसेज है और हर किसी में आपको देश की सेवा ही करनी है। तो जो मिलेगा विद स्माइल एक्सेप्ट कर लो और अपना 100% दो, दिल में रिग्रेट बाकी मत रखो कि काश मैं वो बन गया होता, काश मुझे ये स्टेट मिला होता। तो आपने सुनी एक स्ट्रगल से लेकर एक लोगों को उम्मीद दिलाना, साथ ही लोगों को एक मोटिवेट करना जैसी बातें हमने सुनी, जिसमें इन्होंने बताया कि सफर में धूप है, चल सको तो चलो। तो अगर आपको सफलता पानी है तो गिरने का डर दिमाग में मत रखो, आप चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब यूपीएससी की आप पढ़ाई करते हैं तो कई सारे सपने ले बैठते हैं कि हमें ये बनना है, ये कैडर में जाना है, लेकिन ये सारे तमाम चीज़ों को भी अगर आप छोड़ दें और यूपीएससी सिर्फ इस वजह से क्लियर करना है क्योंकि देश की सेवा कर सकें, ऐसे में दुख कम होगा और चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी, जैसा कि बता रहे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझना है, आपका जो घर है, घर के आसपास कई सारे छोटे छोटे घर है, गोडाउन है, साथ ही बगल में हाईवे है, तो रात में जब आप पढ़ाई करने बैठते तो कितना शोर शराबा होता था? रात के भी होता था शराबा, लेकिन दिन में बहुत शोर वगैरह होता था। जब भी दिन में अगर आप आएंगे तो ट्रक जब आगे पीछे होती है ना, तो उसका पीछे होने का भी एक हॉर्न होता है, साउंड होता है ताकि पीछे कोई हो तो हट जाए। हाँ। वो बजता है अलग से, तो वो काफी। और अगर एक ट्रक चल रही होगी तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ट्रक एक साथ चलती है ना तो वो साउंड से नॉइज बन जाती है। वो नॉइज इरिटेट करती है, फिर आपको वो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करती है। दिन हो या रात हो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आवाज आते रहती है। तो इससे ये फायदा हो गया था कि मेरा कंसंट्रेशन पावर थोड़ा बढ़ गया था। जब मैं लाइब्रेरी वगैरह बैठता था कहीं पे पढ़ने के लिए, तो अगर आसपास आवाज हो रही है तो मुझे इम्पैक्ट कम करती थी, बिकॉज मुझे हैबिट थी। तो इस एरिया का एक फायदा हुआ था कि मैं आवाज में भी पढ़ाई कर सकता था। तो देखिए, ऐसी जहां पर शोर ज्यादा है उसे भी इन्होंने एडवांटेज के तौर पर लिया और पढ़ाई की, और अब आने वाले समय में देश के एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर भी ये सर्विस देंगे और देश की सेवा करेंगे। क्या आपने देखा अपने बच्चे में कितनी पढ़ाई करता था, कैसे, क्या उम्मीदें थी? नहीं, पढ़ाई तो वो बहुत करता था। आज तक, बचपन से आज तक कभी ऐसा फेल नहीं हुआ स्कूल में, अपना कॉलेज में, और ना कभी कुछ शिकायत है। हमेशा टीचर तारीफ ही करती थी। और जब यूपीएससी के लिए पढ़ा तो अब अपने दिल से पढ़ा, तो बहुत मेहनत से पढ़ा, किसी ने उसे बोला नहीं। अपनी खुशी अब्बा के सामने कॉलेज से क्या बनना है तो अब्बा को बोला कि मुझे ये बनना है। तो फिर इसके अब्बा ने उसके साथ आगे बढ़ के कोशिश करके फिर वो एकेडमी पूना में डाले। कभी ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा बहुत देर से घर में बंद है, क्या कर रहा है, कभी कुछ टोका आपने? नहीं, बहुत सब जन सपोर्ट करते थे उसको, क्योंकि एक ही तो जो पढ़ रहा था, क्योंकि सब तो बड़े हैं, वही सब में छोटा था और सबका लाडला था। हर ख्वाहिश उसकी पूरी करते थे, जितना पढ़ता। कभी फेल भी 4 टाइम हुआ तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसको एकदम अकेला छोड़ते नहीं थे। बच्चे लोग, भाई बहन सब हंसी मजाक करेंगे, उसको खिलाएंगे अच्छा जो चाहिए, बस अच्छे से रखते थे उसको, क्योंकि वही था जो हम लोग कभी उसके लिए ना जॉब के लिए बोले। क्योंकि जो रास्ते पे चाहता था, मालूम है मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होएगा, हम लोग को यकीन था उसको। मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ। आप ट्रांसपोर्ट में काम करते थे और लड़का लगातार 4 अटेम्प्ट फेल हो चुका था, कैसे आप उसको ताकत दिलाते थे कि तू पढ़, सफलता मिलेगी? या फिर लड़के ने इतना कॉन्फिडेंस दिला के रखा था कि आपको पता था कि वो जिस तरह की बातें कर रहा सही कर रहा है? मेरे बच्चे लोग, मेरे जो उसके बड़े भाई लोग हैं, वो ज्यादा उसको मदद करते थे, हेल्प करते थे कि तू पढ़, हम लोग तेरे साथ है। 2 बच्चे ही मेरे साथ में काम करते, जॉब करते मेरे साथ में। उन लोगों की भी सहायता से, बहन भाई लोग का उसको ज्यादा योगदान था, तो हिसाब से उसको कोऑपरेट करते थे, बोले तू हिम्मत नहीं हारना, बाकी हम लोग तेरे साथ में है। कभी दुखी हो गए थे, मतलब 4 बार फेल हो गए थे, मतलब कभी ऐसा मोरल डाउन हुआ, फिर आप लोगों ने बिठा के समझाया कोई बात नहीं, लगातार मेहनत करते रहे? बस यही बोले हम लोग, दुआ का ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करो, तू पढ़ते रहे, बाकी जो होगा ऊपर वाले के ऊपर बस छोड़ दे, बस तू मेहनत कर लगन से। ऊपर वाले ने कामयाब किया, हमको बहुत खुशी हुई थी।